गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। अपन लोग इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं आज से स्टैंडर्ड 11th का। फर्स्ट वाला टॉपिक है अपन लोगों का बेसिक कंसेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स। ठीक है। इसके अंदर बेसिकली अपन लोग ये देखने वाले हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। मतलब बेसिकली अपन लोग इसके अंदर स्टडी करने वाले एक तो हिस्ट्री की इकोनॉमिक्स कहाँ से आया हुआ है, और दूसरी बात आगे वे फॉरवर्ड कैसे अपने को जाने का है। ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स मॉड्यूल आप लोगों के पास में रहेगा ही। अपन लोग धीरे धीरे देखते हैं एक एक बातों को। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ से टुडे इंट्रोडक्शन है यहाँ पे। टुडेज वर्ल्ड इज मार्क्ड बाय साइंटिफिक इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज। दिस रिमार्केबल साइंटिफिक प्रोग्रेस enables टू प्रोब इनटू द क्वेश्चन व्हाट इज साइंस। देखो हर कोई हर चीज के पीछे रहता है, क्या है, क्यों है, कैसे है। ठीक है। जैसे साइंस के अंदर रहता है ना, अपन कोई भी चीज की अगर कोई भी चीज अगर अगर आप ऊपर फेंकेंगे तो नीचे आ जाती है। ये सिंपल है, आप लोगों को सभी लोगों को मालूम है, ग्रेविटेशन का फोर्स की वजह से वो नीचे आ जाती है। ये अपन लोगों को मालूम है, साइंस है ना। अपन लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि ऊपर फेंक रहे हैं तो चीज नीचे आ जाती है। इसके पीछे क्यों है, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स रहता है अर्थ का। वैसे ही हर चीज के पीछे क्यों, क्या, कैसे हर जगह रहता है। वैसा ही इकोनॉमिक्स में भी है। तो इकोनॉमिक्स भी क्या साइंस है क्या? हाँ, इकोनॉमिक्स भी एक तरीके का साइंस है। सिर्फ ये नेचुरल साइंस नहीं है, एक सोशल साइंस है। समझ में आ रहा है कि बिहेवियरल साइंस है। ठीक है, देखते हैं अपन लोग। This remarkable scientific progress enables to probe into the question what is science. साइंस इज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। आप लोग सभी लोग को मालूम है, ह्यूमन बॉडी के बारे में नॉलेज हो गया, ये भी साइंस है। मेडिकल साइंस भी है ना। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ मेन टाइप्स ऑफ साइंसेस इसमें दिया हुआ, एक तो नेचुरल साइंसेस और दूसरा सोशल साइंसेस। नेचुरल साइंस मतलब जैसे आप लोगों ने 11th 12th कॉमर्स लिया है। ठीक है। कुछ लोग रहेंगे जिनको इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल उसमें जाना है, तो उन लोगों ने नेचुरल साइंसेस लिया हुआ है। ठीक है। नेचुरल साइंसेस मतलब पूरे बॉडी के बारे में स्टडी हो गया, ये भी एक साइंस है। फिजिक्स हो गया, ये भी एक साइंस है। केमिस्ट्री हो गया, ये भी एक साइंस है। मैथमेटिक्स, ये भी एक साइंस है। तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह ये सब नेचुरल साइंस के अंदर आता है। और नेचुरल साइंस के अलावा भी कुछ साइंस रहता है, वो है सोशल साइंस। तो अपन लोगों को नेचुरल साइंस है कि अपने स्टडी में नहीं, अपन लोगों को है सोशल साइंसेस। ठीक है। तो नेचुरल साइंस इज वन ऑफ दोज लॉज which are universally acceptable, and their validity can be tested in a laboratory under a controlled conditions. जैसे आप लोगों को मालूम है, दो molecules of hydrogen plus one molecule of oxygen would be giving you a water. ठीक है। H2 अपन लोगों को पता है वाटर, ये आप टेस्ट कर सकते हैं लेबोरेटरी में, ये एक साइंस है। समझ में आ रहा है ना। आप इसके अलावा कुछ बना सकते हैं कि H2O के साथ में नहीं, वाटर ही बनेगा। तो बात ऐसे, ये नेचुरल साइंस की बात है, ये भी साइंस। ओके। Natural sciences are also called as the exact sciences because of their empirical approach to the study. Empirical approach मतलब उनका एक फिक्स्ड वे ऑफ तरीका है। मतलब कैसा तरीका है कि दो मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन और एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मिलाएंगे तो वाटर ही मिलेगा। एम्पेरिकल है, मतलब ये लॉ है। एक तरीके का आप बोल सकते हैं कि लॉ है कि दो मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मिला के वाटर मिलेगा। ये सच्चाई है, इसको आप कोई भी नजरअंदाज या फिर झुटला नहीं सकते। ये जो बोला है वो वैसे ही रहेगा। इसलिए तो ये क्या है, एग्जैक्ट साइंस है। एग्जैक्ट दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मिलाएंगे तो एग्जैक्ट आपको वाटर ही मिलेगा। ये एक एग्जैक्ट साइंस हो गया। फिर सोशल साइंस क्या रहता है? सोशल साइंस तो अपन लोगों का सब्जेक्ट मैटर रहने वाला है। सोशल साइंस ही तो कॉमर्स में रहता है। ठीक है। सोशल साइंस इज कॉल्ड एज दी एब्स्ट्रैक्ट और दी बिहेवियरल साइंस। बिहेवियरल साइंस मतलब ये हर हर व्यक्ति किस तरीके से बिहेव करता है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को 100 रुपए दिए, ठीक है, 100 रुपीज दिया, तो हर एक व्यक्ति जो है ये 100 रुपए से कुछ अलग करेगा। कोई व्यक्ति इसका आइसक्रीम खाएगा, कोई व्यक्ति इसके लिए किताब खरीदेगा, कोई व्यक्ति उसको सेव करके रख देगा, कोई व्यक्ति अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से उसको खर्च करेंगे या फिर सेव करेंगे। हर व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा है कि 100 रुपए अगर आपको दिए तो आप किताब ही खरीदेंगे, ये ऐसा एग्जैक्ट चीज नहीं है। इट इज अ बिहेवियरल साइंस, मतलब कि हर व्यक्ति अपना अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। सोशल साइंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एब्स्ट्रैक्ट और द बिहेवियरल साइंस। सोशल साइंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एब्स्ट्रैक्ट और द बिहेवियरल साइंस। ठीक है। Because it is related to study of some or the other aspect of the human behavior. Psychology is related to the mental aspect of the human behavior. साइकोलॉजी मतलब आप लोगों का वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ एक्टिंग। किस तरीके से आप गिवन सिचुएशन के अंदर एक्ट करते हैं, ये आपकी मानसिकता मतलब साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। सोशियोलॉजी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ द सोशल एस्पेक्ट ऑफ द मैन एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी। देखो ये दो चीजों से बने हुआ है, सोशल और साइंस। सोशल ये वर्ड क्या, सोशली वर्ड किसको डिपिक्ट करता है? ये सोसाइटी को डिपिक्ट करता है। ठीक है। सोसाइटी जिसके अंदर आप लोग रहते हैं, सोसाइटी जिसके साथ में आप लोग रहते हैं, है ना। तो सोशियोलॉजी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ द सोशल एस्पेक्ट ऑफ द मैन, कि मैन सोशली कैसे बिहेव करता है। एक इंसान सोशल मतलब बाहर जब जाता है तो किस तरीके से बिहेव करता है, सोसाइटी के साथ में कैसा बिहेवियर है, सोसाइटी कैसे बिहेव करती है एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, कोई भी सिचुएशन को आप कैसे रिएक्ट करते हैं,
ये मतलब सोशियोलॉजी रहता है। सोशियोलॉजी मतलब द सोशल एस्पेक्ट ऑफ द मैन। Sociology is related to study of the social aspect of the man as a member of society. Human behavior can neither be empirically tested. ये लैब में टेस्ट कर सकते हैं कि एक व्यक्ति किस तरीके से बिहेव करेगा, वो हैप्पीनेस में या फिर सैड होगा, हैप्पी होगा, तो किस तरीके से बिहेव करेगा ये अपन लोग एग्जैक्टली बता ही नहीं सकते। पहली बात तो हर व्यक्ति का बिहेवियर अलग रहता है। दूसरी बात ये कोई डिफाइन नहीं कर सकता कि ऐसा करा तो ऐसा होता, ये कोई नहीं बता सकता। ह्यूमन बिहेवियर कैन neither be tested nor can be studied in a laboratory. Hence, the law of the social sciences are not universal, but they are only statements of the general human tendency. ये यूनिवर्सल नहीं है। यूनिवर्सल है क्या है, 100 रुपए मिलने के बाद मैं इस तरीके से बिहेव होऊंगा, नहीं। समझ में आ रही है, ये कोई चीज यूनिवर्सल नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ने ऐसा करा तो सभी लोग वैसे ही करेंगे, जरूरी नहीं है। तो बात ऐसे, ये यूनिवर्सल नहीं है, बट ये स्टेटमेंट्स बनाए हुए है कि जनरल ऐसा होता है, ऑन एन एवरेज ऐसा होता है। समझ में आ रहा है कि जैसे किसी की तबीयत खराब है और उसके पास में पैसे है, तो जनरल क्या रहेगा कि वो हॉस्पिटल में जाएगा या फिर मेडिसिन खरीदेगा या फिर डॉक्टर के पास में जाएगा। लेकिन ये जरूरी है कि नहीं, बहुत सारे लोग नहीं भी जाते। लेकिन एवरेज में जनरल में ऐसा बोला जाता है कि लोग दवाखाने में जाते हैं अगर बीमार है तो। लेकिन ये भी चीज जरूरी है क्या? नहीं। ठीक है, तो सोशल साइंस के बारे में मतलब आप इतना तो समझ लो कि इकोनॉमिक्स के अंदर अपन लोग लोगों के सोशल थिंकिंग के बारे में, लोगों के साइकोलॉजिकल थिंकिंग के बारे में, लोगों के मेंटल वे ऑफ थिंकिंग के बारे में अपन लोग स्टडी करते हैं। मतलब इकोनॉमिक्स एक तरीके का क्या है पता है आप लोगों को, बिहेवियरल साइंस। कि एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एक इंसान, एक व्यक्ति, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंडस्ट्री, एक देश किस तरीके से बिहेव करता है, इसके बारे में यहाँ पे स्टडी चलती है। ठीक है, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। चलो, इकोनॉमिक्स इज सोशल साइंस अपन लोग ऊपर से देखते हैं। द ओरिजिन ऑफ द टर्म इकोनॉमिक्स लाइज इन द ग्रीक वर्ड ओक्योनोमा। ओक्योनोमा मतलब क्या हो गया कि ये एक ग्रीक वर्ड है जहां से इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ है। ओक्योनोमिया या फिर ओक्योनोमा, ऐसा कुछ आप स्पेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड से इकोनॉमिक्स ये वर्ड आया हुआ। ओक्योनोमिया से इकोनॉमिक्स ये वर्ड आया हुआ। ओक्योनोमा कहाँ का है? ग्रीक वर्ड। चलो, अपने कुछ से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है। इकोनॉमिक्स और ओक्योनोमिया क्या मतलब क्या रहता था? मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड। मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड, हाउस होल्ड का मैनेजमेंट मतलब क्या? पहली बात, हाउस होल्ड मतलब क्या? आपके घर के खर्चे, घर की इनकम को मैनेज करना। जैसे हर घर का खर्चा है, जैसे 20,000 रुपए महीने का आपके घर का खर्चा है, तो 20,000 रुपए पहली बात तो कहाँ से आएंगे, और 20,000 रुपए कहाँ कहाँ पे आप लोग खर्चा करने वाले। किसी को पैसों की कमी होना नहीं चाहिए। इसको क्या बोलते हैं अपन लोग? मैनेजमेंट। कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ पे खर्च किए जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स इज रेफर्ड टू एज द क्वीन ऑफ द सोशल साइंस बाय द पॉल सैमुएल्सन। ठीक है, क्वीन ऑफ द सोशल साइंसेस। सोशल साइंसेस में हिस्ट्री भी आता, सोशल साइंसेस में ज्योग्राफी भी आता, सोशल साइंस में सिविक्स भी आता, सोशल साइंस में पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सब भी चीजें आती। लेकिन वो सब सोशल साइंस में सबसे ऊपर किसका स्थान है? इकोनॉमिक्स। पहले ओक्योनोमिया ये वर्ड से आया हुआ। ओक्योनोमिया मतलब मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। फिर पॉल सैमुएल्सन ने क्या बोला? बोली क्वीन ऑफ सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स डील्स विद द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। पैसों से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट को यहाँ पे डील किया जाता है। जैसे साइकोलॉजी है, ये आपके मेंटल और बिहेवियर को टेस्ट करता है, फिर उसके बारे में स्टडी करता है। साइकोलॉजी मतलब आपको मालूम है साइकोलॉजिस्ट भी रहते हैं। साइकोलॉजी वो लोग, साइकोलॉजी के अंदर स्टडी करना है क्या? लोगों के, इंसान के बिहेवियर को स्टडी करना। ठीक है, फिर इकोनॉमिक्स क्या है? बिहेवियर को तो स्टडी कर ही रहा, लेकिन इकोनॉमिक बिहेवियर, इकोनॉमिक मतलब दैट इज रिलेटेड टू द मनी टर्म्स। जो पैसों से रिलेटेड इंसान के बिहेवियर को स्टडी करता, वो स्टडी को अपन लोग इकोनॉमिक्स बोलते हैं। सादा बिहेवियर स्टडी कर रहा है वो तो साइकोलॉजी हो गया, है ना। हिस्ट्री, सिविक्स, ये सब पॉलिटिकल साइंस हो गया। अब इकोनॉमिक्स में क्या हो गया? इंसान का बिहेवियर तो स्टडी हो रहा, लेकिन इकोनॉमिकल मतलब एवरीथिंग रिलेटेड टू दी मनी टर्म्स। पैसों का बिहेवियर स्टडी कर रहा कि आप अपने पैसे कैसे खर्चा करेंगे, आप पैसे कहाँ से कमाएंगे, कहाँ को खर्चा करेंगे, किस तरीके से सेविंग करेंगे, ये सब चीज। It deals with how the human being satisfy the unlimited wants with the limited means. ये सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है और ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन इकोनॉमिक्स की, कि इंसान की जरूरतें असीमित है, अनलिमिटेड है, लेकिन जरूरतों को पूरे करने वाले जो साधन है, जरूरतों को पूरे करने वाले जो साधन है मतलब मीन्स है, वो बहुत लिमिटेड है। मतलब आपकी वांट्स जो है वो अनलिमिटेड, आपको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, अनलिमिटेड चीज है। ठीक है, लेकिन जो सब चीजें अपने को चाहिए उसके लिए लगता है पैसा। पैसा हर व्यक्ति के पास में लिमिटेड रहता, लेकिन उसकी जो जरूरतें रहती वो अनलिमिटेड रहता।
जैसे आपके पास में कोई इसके पास में साइकिल है तो उसको लगेगा मेरे पास में गाड़ी होना चाहिए, गाड़ी है तो उसको लगेगा कार होना चाहिए, कार है तो बोलेगा मुझे महंगी वाली कार चाहिए। मतलब क्या होगा, एक के बाद में एक के बाद में आपकी जरूरतें बढ़ती जा रही है, लेकिन पैसा तो अपने पास में हमें हर एक के पास में क्या रहता है, लिमिटेड। ठीक, ओके। तो इकोनॉमिक्स क्या है बोले, इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, और वो भी कैसा, इकोनॉमिक बिहेवियर। हो गया। फिर उसके बाद में क्या बोला अपन लोगों ने, इट डील्स विथ हाउ द ह्यूमन सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स विद द लिमिटेड मींस। कैसे आप अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करेंगे जबकि आपकी जो मींस है वो काफी लिमिटेड है। अब कुछ डेफिनेशंस दिए हुए हैं, एक एक करके डेफिनेशंस देख लेते हैं। सबसे पुरानी, सबसे मतलब एकदम एंशिएंट डेफिनेशन है कौटिल्य की, ठीक है। कौटिल्य क्या बोल रहा, कौटिल्य ने पहले बताया था, पहले ही इसने इकोनॉमिक्स इसके समय भी था। कैसे था, जब इकोनॉमिक्स ऑफकोर्स वर्ड नहीं था, जब उसका नाम था अर्थशास्त्र, ठीक है। कैसे हुआ देखो, अर्थ मीन्स वेल्थ है, शास्त्र मीन्स साइंस, ठीक है। वेल्थ से रिलेटेड साइंस है, शास्त्र मीन्स क्या बोल रहे हो, साइंस, और अर्थ मीन्स क्या बोल रहे हो, वेल्थ। मतलब स्टडी ऑफ वेल्थ बोल सकते हैं आप लोग, साइंस ऑफ वेल्थ बोल सकते हैं आप लोग। वेल्थ मतलब आपके पास में कितना पैसा है, कितना प्रॉपर्टी है, उस सब चीजों को अपन लोग वेल्थ बोलते हैं। अर्थशास्त्र इंप्लाइज द साइंस ऑफ एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग द वेल्थ। क्या बोला था कौटिल्य ने भी कि बोले इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र था उसके समय, अर्थशास्त्र नाम था, क्या था, साइंस ऑफ एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग द वेल्थ। मतलब वेल्थ लाना, एक्वायर करना, कमाना, और उसको किस तरीके से आप लोग खर्चा करेंगे, किस तरीके से सेव करेंगे, किस तरीके से मैनेज करेंगे, ये सब बातें अपन लोगों ने उसमें देखी थी। कहाँ पे, अर्थशास्त्र, किसने बताया था, कौटिल्य। एसेंशियली अर्थशास्त्र इज ट्रीटीज ऑन अ पॉलिटिकल इकोनॉमी इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस। ट्रीटीज मतलब एक तरीके का समझौता बोलो, एक तरीके का लिटरेचर बोलो, एक तरीके की बुक बोलो, एक तरीके का उसने स्टेटमेंट करके रखे हुए थे काय के बारे में, पॉलिटिकल इकोनॉमी की, देश ने किस तरीके से वेल्थ को रखना चाहिए, किस तरीके से मैनेज करना चाहिए वेलबींग ऑफ सोसाइटी के लिए। समझ में आ रहा है, ठीक है। कौटिल्य कौन था, कौटिल्य वाज अ ग्रेट स्टेट्समैन, फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट, रॉयल एडवाइजर ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड, इज आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ चाणक्य। उसने पहली बुक निकाल के रखी थी अर्थशास्त्र, आज से हजारों साल पहले। उसके समय क्या रहता था, उसके समय ज्यादा तो करेंसी वरेंसी का तो काम ही नहीं था, जब तो करेंसी थी नहीं। तो बातें जब कैसे होता था, जब ज्यादातर बार्टर सिस्टम चलता था, ठीक है। तो जब कोई भी देश है तो उसने अपना वेल्थ को कैसे मैनेज करना चाहिए, वेल्थ को किस तरीके से खर्चा करना चाहिए, किस तरीके से वेल्थ को एक्वायर करना चाहिए, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए फॉर द वेलबींग ऑफ द सोसाइटी एट लार्ज, वो उसने अर्थशास्त्र नाम की किताब में कौटिल्य ने पहले ही लिख के रख दिया था। देखो इकोनॉमिक्स जब तो नहीं था, लेकिन जब भी वेल्थ और ये सब चीजें तो थी, है ना। वेल्थ अलग अलग फॉर्म्स में होती होंगी, जैसे वेल्थ हो गया इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स, हो गया इन द फॉर्म ऑफ लैंड, हो गया इन द फॉर्म ऑफ फोर्ट, हो गया, ये सब चीजें रहती थी पहले। तो वो किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, किस तरीके से दुश्मन का अपने देश के ऊपर हमला नहीं होना चाहिए, उसको किस तरीके से बचाना चाहिए, वो सब चीजों के बारे में जब रहता था, कब, हजारों साल पहले भी। की पॉइंट बेस्ड ऑन द कौटिल्यस व्यूज, क्रूशियल रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट का रोल के बारे में डिस्कस किया जाता था। मतलब गवर्नमेंट इन जब रहता था राजा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय ये था, ठीक है, कौटिल्य। फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ एज द मींस टू एंश्योर वेलफेयर ऑफ द स्टेट। वेल्थ क्यों होना थी जब देश को, राजा को, ताकि उसके जो प्रजा है उसका वेलफेयर हो सके, उनकी जरूरतें पूरी हो सके। नीड फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर गुड गवर्नेंस। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी मतलब देखो कोई रहता होगा जो सैनिक रहते होंगे वहां पे, फिर कोई जो व्यक्ति रहता होगा वहां पे टैक्स कलेक्शन के लिए रहता होगा, कोई व्यक्ति जो रहता होगा लोगों के झगड़े सुलझाने के लिए रहता होगा। ये सब अलग अलग व्यक्तियों के ऊपर ऐसा रोल डाल के रखे हुआ था, उनको ड्यूटीज दे के रखी। कंपाइलेशन ऑफ द पॉलिटिकल आइडियाज इनटू अर्थशास्त्र। पॉलिटिक्स भी था, जब अलग अलग राजा लोग थे, उनके बीच में ट्रीटीज रहती थी, कोई अलग अलग राज्य उनके अंडर रहते थे, फिर अलग अलग राज्यों के अलग अलग राजा रहते थे, फिर सबसे बड़ा राजा, फिर उसके नीचे और छोटे लोग, फिर इस तरीके से वो चलता था, पुराने समय की बात है, ठीक है। फिर उसके बाद में अब इकोनॉमिक स्टार्ट हुआ, अभी तक जो था वो तो अर्थशास्त्र के बारे में बात चालू थी। सबसे पहले इकोनॉमिक्स का कौन आया हुआ है, एडम स्मिथ, वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन, ये फर्स्ट डेफिनेशन दिए हुए इकोनॉमिक्स की। क्लासिकल इकोनॉमिक्स, क्लासिकल है ना एकदम जो पुराने समय वाले रहते हैं उनको बोलते हैं लोग क्लासिकल, ठीक है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ, आल्सो रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि इनके थ्रू ही इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ, has given the wealth oriented definition of the economics. Out of his many literary contribution to economics, he is most famous for his 1776 piece of work,
एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड द कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन। ये फर्स्ट बुक आई थी इकोनॉमिक्स के ऊपर, या फिर ऐसा समझो कि इकोनॉमिक्स क्या है इसके बारे में ही सब कुछ जानकारी इसमें इसने सबसे पहले दी थी। किसने? एडम स्मिथ ने, जिसको अपन लोग बोलते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड द कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, की लोग देशों के पास में वेल्थ कैसे आती, किस तरीके से एक देश अमीर होता, किस तरीके से एक देश गरीब रहता, किस तरीके से एक देश अमीर रहता, इसके बारे में एक इंक्वायरी थी, इसके बारे में एक बुक बनाई थी उसने सबसे पहले एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ डिफाइंस द इकोनॉमीज एज अ साइंस ऑफ वेल्थ। सिंपल और सबसे इजी डेफिनेशन, साइंस ऑफ वेल्थ। किसकी डेफिनेशन है ये? एडम स्मिथ की। मतलब क्या है ये? साइंस है। ओके, मतलब साइंस है, मतलब पूरा पूरा इसके बारे में डिस्कशन किस तरीके से एज अ साइंस। मतलब इसने क्या बोला, इकोनॉमिक्स जो है बोले एक तरीके का साइंस है। अपन ने पहले भी देखा कि एक बिहेवियरल साइंस रहता है इकोनॉमिक्स, जहां पे आप लोग इकोनॉमिक बिहेवियर स्टडी करते हैं, ठीक है। तो एक साइंस है, ठीक है, मतलब लॉजिकल है। किसके बारे में स्टडी है ये? वेल्थ के बारे में, संपत्ति के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, समझ में आ रहा है, पैसों के बारे में। ओके, की पॉइंट ऑफ एडम स्मिथ डेफिनेशन क्या बोलता है? लेसिस फेरी, नॉन इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की कोई जरूरत नहीं है, लोगों के वेल्थ के अंदर गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं रहता। जैसे आप अमीर है, मैं गरीब हूँ, इसके अंदर गवर्नमेंट का कोई लेन देन नहीं है। ऐसा किसने बोला था? एडम स्मिथ ने। कोई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है। कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन, हर व्यक्ति क्या चाहता है कि उसके पास में पैसा, कैपिटल, कैपिटल मतलब मनी, मनी प्रॉपर्टी ये सब जमा हो जाए, है ना। हर व्यक्ति क्या चाह रहा है? ये कैपिटल वेल्थ मनी उसके पास में एक्यूमुलेट हो, जमा हो जाए, ठीक है। नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक अफेयर्स, इसके अंदर नेचर के भी लॉ रहते हैं। और डिवीजन ऑफ लेबर एज एन एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ थियरी, ठीक है। तो सबसे पहली बात एडम स्मिथ ने क्या बोला? बोले साइंस ऑफ वेल्थ। दूसरी बात उसने की पॉइंट क्या थे उसके डेफिनेशन के? लेसिस फेरी, मतलब कि सरकार का कोई इंटरवेंशन नहीं रहता, कोई गरीब है या कोई अमीर है, आप सरकार के कारण गरीब अमीर नहीं होते। दूसरी बात उसने क्या बोली? क्या बोली कि हर व्यक्ति अपने पास में कैपिटल, वेल्थ, मनी, प्रॉपर्टी ये सब चीजें जमा करना चाहता है। तीसरी बात क्या हुई कि नेचर का भी इसके अंदर कुछ ना कुछ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर लॉ रहता है। जैसे नेचर का भी लॉ रहता है, मतलब सिंपल एग्जांपल दूंगा मैं, कभी कभी कहीं कहीं बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, कहीं कहीं बारिश ही नहीं होती। ये सब चीजों के कारण भी, नेचर के इफेक्ट के कारण, जैसे सुनामी हो गया है, फिर कोरोना हो गया, फिर जो बाकी की भी चीजें हैं ये भी अपनी इकोनॉमी के ऊपर अफेक्ट करती है। अब तो आप समझ रहे होंगे कि कोरोना के कारण इकोनॉमी के ऊपर कितना अफेक्ट, कितना उसके अफेक्ट हुआ, मतलब कितना नुकसान हुआ है, फिर कितना अच्छा हुआ है, कितना खराब हुआ। बारिश ज्यादा होगी तो भी नुकसान, बारिश नहीं आ रही तो भी नुकसान। मतलब नेचर का भी रोल है ये सब चीजों के अंदर। और चौथी बात क्या बोली उसने? डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब क्या? देखो बात ऐसी है कि अगर आप कोई, जैसे इंडिया, इंडिया ये कपड़े, हैंडलूम, गारमेंट ये सब चीजों के अंदर अच्छा है, उसके पास में इसको लगने वाला रॉ मटेरियल भी बहुत अच्छा है। लेकिन इंडिया टेक्नोलॉजी में अच्छा नहीं है, मशीनरी में अच्छा नहीं है। तो इंडिया ने क्या करना चाहिए? हैंडलूम, गारमेंट, कपड़ा, कॉटन ये सब चीजों को ज्यादा उपयोग करके ज्यादा फिनिश गुड्स बनाना चाहिए, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए एज कम्पेयर टू टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब क्या? आप जो चीज के अंदर अच्छा है आप उसके ऊपर ही काम करो, उसको अच्छा और करने की कोशिश करो, ठीक है। समझ गए चारों पॉइंट्स ये एडम स्मिथ के डेफिनेशन। तो एडम स्मिथ की डेफिनेशन अपन लोगों ने देख ली, साइंस ऑफ वेल्थ। इसके बाद में एक और डेफिनेशन है अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। अल्फ्रेड मार्शल क्या बोल रहे? वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। देखो जब एडम स्मिथ की अपन लोगों ने डेफिनेशन देखी थी उसने क्या बोला था? वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन। अब अल्फ्रेड मार्शल की क्या है? अल्फ्रेड मार्शल की है वेलफेयर ओरिएंटेड। पहले वाला था वेल्थ ओरिएंटेड, ये है वेलफेयर ओरिएंटेड। वेलफेयर मतलब सब लोगों की भलाई। नियो क्लासिकल मतलब क्लासिकल के बाद में थोड़ा नया वाला, क्लासिकल यानी बहुत पुराना, नियो क्लासिकल यानी थोड़ा कम पुराना। Alfred Marshall gave the welfare-oriented definition of the economics in the book entitled Principle of Economics, which was published in 1890. क्या बोलता? Economics is the study of mankind. पहले वाले ने क्या बोल दिया था? डायरेक्ट बोले साइंस ही। इसने क्या बोला? स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन दी ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। मतलब क्या हो गया? पहले वाले ने क्या बोला था कि स्टडी ऑफ वेल्थ, ये क्या बोला? स्टडी ऑफ मैनकाइंड, मतलब ये ह्यूमन की स्टडी है। इकोनॉमिक्स एज पर अल्फ्रेड मार्शल इज स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. It examines that part of individual and social action which is closely connected with the attainment and use of material requisites for wealth. क्या बोला? पहली बात कि अल्फ्रेड मार्शल ने बोला स्टडी ऑफ मैनकाइंड है, ठीक है, मतलब ह्यूमन बीइंग की स्टडी है इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। जैसे अपन लोग ऑर्डिनरीली काम कर रहे हैं, ऑर्डिनरी लाइफ को लीड कर रहे हैं, उस तरीके से कि मैनकाइंड की ये स्टडी है, ह्यूमन बीइंग की स्टडी। फिर क्या ह्यूमन बीइंग में कौन से पार्ट को स्टडी करता है? इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के वो बिहेवियर को स्टडी करता है। एंड सोशल एक्शन which is closely connected with the attainment and use of material requisites of wealth.
क्या बोल रहा है ये ह्यूमन बीइंग के वो बिहेवियर को स्टडी कर रहा है। हाँ, तो अपन लोग देख रहे थे ये स्टडी ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल सोशल एक्शन विच इज क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड यूज ऑफ मटेरियल रिक्विजिट्स फॉर वेलबींग। इसका मतलब क्या है कि देखो, कोई भी अगर व्यक्ति है तो कोई ना कोई चीजों से वो अपना वेलबींग चाहता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति उसका वेलबींग चाहता है कि उसको अगर चल नहीं सकता, वो ज्यादा उसको भागदौड़ नहीं कर सकता, तो उसके लिए वेलबींग कैसे रहेगा कि वो एक गाड़ी खरीद ले, कार खरीद ले। मतलब कार या गाड़ी से उसका वेलबींग हो जाए, है ना। सिंपल बात समझेंगे आप लोग। जैसे आपको कपड़े नहीं धोना है तो आप लोग उसके लिए क्या खरीदेंगे, वॉशिंग मशीन खरीदेंगे। आपको चलना नहीं है तो उसके लिए आप क्या खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, साइकिल खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, बड़ी वाली कार खरीदेंगे। मतलब क्या होगा, ये सब मटेरियल चीजें अपन लोग खरीद के अपना वेलबींग चाहते हैं। तो ये क्या बोलता है अल्फ्रेड मार्शल की ये सब चीजों को वो स्टडी करेगा कि क्यों एक आदमी कार खरीदता, क्यों एक आदमी वॉशिंग मशीन खरीदता, क्यों एक आदमी घर खरीदता। ये सब क्यों खरीदता वो चीजें, क्योंकि उसको उसका वेलबींग चाहिए। वेलबींग मतलब खुशहाली, हैप्पीनेस। समझ में आ रहा है क्या? तो ये सब चीजें खरीद के इंसान खुश होना चाहता, मतलब मटेरियल रिक्विजिट्स, मटेरियल चीजें खरीद के, मे बी वॉशिंग मशीन, मे बी कार, मे बी घर, एनीथिंग। अपन कोई भी जो चीजें खरीद रहे उससे क्या हो रहा है, अपना वेलबींग हो रहा है। कंप्यूटर खरीद रहे, मोबाइल खरीद रहे, गाड़ी खरीद रहे, कार खरीद रहे, वॉशिंग मशीन खरीद रहे, घर खरीद रहे, ये सब जो चीजें अपन लोग खरीद रहे, इससे अपन लोग अपना वेलबींग चाहते हैं। तो ये क्या स्टडी करने वाला है अल्फ्रेड मार्शल? इसने क्या बोला, बोले ह्यूमन साइकोलॉजी को स्टडी करेंगे कि ह्यूमन किस तरीके से मटेरियल चीजों को खरीद के अपना वेलबींग करते रहता है। कनेक्टेड विद द अटेनमेंट ऑफ वेलबींग, मतलब मेन जो स्ट्रेस है इसका क्या है, इंसान का वेलबींग। और वेलबींग कैसे, थ्रू मटेरियल थिंग्स। स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी मैन है, इकोनॉमिक्स इज अ बिहेवियरल साइंस है। स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर, मटेरियल वेलफेयर मतलब इंसान अंदर से खुश हो रहा है नहीं हो रहा वो नहीं देख रहे अपन लोग, बाहर से वो खुश हो जाना चाहिए, कार खरीद के, घर खरीद के, इसके बारे में अपन लोग देख रहे हैं। इकोनॉमिक्स इज नॉट सिंपली स्टडी ऑफ वेल्थ। इसने क्या बोला था आपको, इस एडम स्मिथ ने क्या बोला था, बोले सिर्फ स्टडी ऑफ वेल्थ। इसने क्या बोला, नहीं, स्टडी ऑफ वेल्थ नहीं, ये स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग है, स्टडी ऑफ मैनकाइंड है, स्टडी ऑफ वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड है। ठीक है, चलो आगे का अपन लोग